सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी अप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सीटेट स्पेशल में हम लोग साइंस के वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी के फुल बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस की फुल लेसन जो है उनसे संबंधित सभी बुक्स को पढ़ूंगी। फ्रेंड्स, इसमें लेसन 16 है। तो फर्स्ट लेसन में आ जाते हैं भोजन, यह कहाँ से आता है। सेकेंड में आते हैं भोजन के घटक। थर्ड में आते हैं तंतु से वस्त्र तक। फोर्थ में आते हैं वस्तुओं के समूह बनाना। फिफ्थ में पदार्थों का पृथक्करण। सिक्स्थ में है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सेवेंथ में है पौधों को जानिए। एट में है शरीर में गति। नाइन्थ में है सजीव एवं उसका परिवेश। 10th में है गति और दूरियों का मापन। 11th में है प्रकाश, छाए एवं परावर्तन। 12th में है विद्युत तथा परिपथ। 13th में है चंबुकों द्वारा मनोरंजन। 14th में है जल और 15th में है हमारे चारों ओर वायु। 16th में है कचरा संग्रहण एवं निपटन। तो ये कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक के लेसन थे। तो मैं लेसन बाय लेसन इसे देखती जाऊंगी और एक ही वीडियो में कोशिश करूंगी कि फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरनल हो उसको मैं आपको बता दूं और उसकी डिटेल्स मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए आप लोग हमारे साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है भोजन से। भोजन यह कहाँ से आता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ये देखिए, सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है। 5 सेकंड की टाइम है आपके पास। इसके सही जवाब है सी। ये इसके करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ये सर्वहारी। ये देखिए, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं और जो जंतु केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये इन तीनों के बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती है क्योंकि। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका सही जवाब है ए। फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। क्योंकि इसके बारे में कुछ बता दूं मैं आपको। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और इसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इसे भंडारित करती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जाए। इसलिए हमारा ये फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा भोजन के घटक से है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में शामिल है। फ्रेंड्स, मैं पूरे चैप्टर को मतलब लेते हुए और इससे जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे मैं लेते जा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो ये बात आप समझ लीजिए कि हूबहू वही क्वेश्चन नहीं आते हैं जो इसमें है। कुछ आएंगे, कुछ नहीं भी आ सकते हैं। तो इसलिए मेरी बातों पर भी प्लीज़ आप गौर से ध्यान देकर सुनिए। मैं जो बोलती हूँ उसमें भी कई क्वेश्चन शामिल होते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ना मेरी बोली हुई क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे, केवल इतने नहीं कि मैं 55 या 50 या मतलब 40 या 45 या 100 जो भी हो उतने क्वेश्चन दे रही हूँ, ये नहीं है। मैं उसके जो डिटेल्स बताती हूँ उसमें भी 3-4 क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित क्या क्या है, ये देखिए। तो इसका सही जवाब पहले मैं आपको बता दूं, ये बी होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बी क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है।
रुक्षास हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। इसलिए देखिए कि यहाँ पर जो है ये एक और दो ये सही होंगे, ये तीन नहीं होंगे। ये तो यहाँ पर ये क्या क्या सम्मिलित है, इन बातों को ध्यान देंगे तो ये सही आंसर है। तो जैसे मैं अभी क्वेश्चंस की डिटेल्स बताई तो उसमें मैंने कई क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि यही आए, हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा कर दे दें। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए कथनों पर विचार करनी है, सीटेट का कुछ अलग अपना होता है, वो कथनों पर विचार बहुत अधिक देते हैं, सत्य असत्य ये सब टाइप के क्वेश्चंस बहुत देते हैं। आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़िए और उसके बाद इसे टेस्ट आप देंगे तो आपको यकीन जानिए बहुत अच्छा लगेगा और सही सभी आंसर सही भी होंगे। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ देखिए कथन पर आप ये विचार कीजिए। ये देखिए यहाँ 1 2 3 ये तीनों कथन है, इन पे विचार कीजिए। ये इसके सही जवाब, ये देखिए ये जो तीन कथन है फ्रेंड्स ये तीनों ही करेक्ट हैं, ये इसके सही जवाब है। इसके बारे में मैं कथन के सही हैं तो कैसे हैं तो इसके बारे में बता दूं आपको थोड़ा। देखिए उपयुक्त जो है ये तीनों कथन डी है, सही ऑप्शन से ये डी होंगे, तीनों सही है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि ये जो रुझास है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार को कह रहे हैं। ये देखिए पहला है ये अमीनो अम्ल, ये दूसरा है मंड जिसको स्टार्च कहते हैं, ये है शर्करा, और उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आगे ये देखिए मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, जिन लोगों ने मेरे वीडियो एसएससी के देखे होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं देखे जैसे आप लोग के लिए साइंस का ये वीडियो पहला है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप जब क्वेश्चन एग्जाम में देने जाएं तो क्वेश्चन पेपर पे जब ये चीज़ रहे तो आप इसे सर्किल बनाकर गोल कर ले, इससे आप इस पर फोकस करेंगे और इससे आपका 1 नंबर सही हो जाएंगे। क्योंकि जब तक ये बात पर आप ध्यान नहीं देंगे कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है तो वो नहीं हो पाएंगे। देखिए जैसे आपने पढ़ा कि संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए, तो आप जब इन सभी को देखेंगे तो लगेगा कि अरे सभी तो सही है, तो सभी अगर ऑप्शन दे दिया तो आप सभी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है में इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ ए सही होंगे। क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। तो ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट हमारा वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ मैं कथन इसलिए रखी हूँ ताकि ये विचार करने पर कई क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, इसलिए यहाँ देखिए ये जस्ट यहाँ पर अपोजिट हो गया, यहाँ पे कौन सा सही है पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जस्ट अपोजिट ये सही है, तो सही को यहाँ सर्किल बना लीजिए। यहाँ आपको ये सही पे ध्यान देना है कि महत्वपूर्ण घटक में ये संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए सही। तो यहाँ जब आप सही पे सर्किल बना लेंगे तो आप इस पर फोकस करेंगे कि कौन सा सही है। तो आप ये 3 देखिए कथनों को और विचार कीजिए इसमें सही कौन है। ये देखिए इसका सही जवाब है, बताइए। ये सही है बी। ये देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं ये बी क्यों सही है। क्योंकि देखिए केवल 1 और जो 2 है ये दोनों विचार सही है, क्योंकि 3 सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा ही समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए ये तीसरा नंबर ये सही नहीं है, और ये दोनों जो कथन है ये सही है। नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है। यहाँ भी विचार करने की बात है। आप इन कथनों को पढ़ें। इन कथनों को पढ़ने से कई क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, आपको समझ में आएंगे। ये कथन पर विचार कीजिए। ये देखिए 1 2 ये 2 कथन है, इन पे विचार करना है। इसका सही जवाब है, यहाँ देखिए, यहाँ पर यह कथनों पर विचार किस संदर्भ में करना है? सही के संदर्भ में करना है, गलत के संदर्भ में नहीं करना है। तो यहाँ ये जो कथन पे विचार है, जब सही पूछ रहा है तो ये दोनों ही सही है। यहाँ ये सी आंसर इसके सही होंगे। क्यों होंगे इसके बारे में मैं बता चुकी, क्योंकि ये दोनों कथन ये सही है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और 2 को सुलेमित कीजिए। ये देखिए, यहाँ सूची 1 और 2 को सुलेमित करना है। सूची 1 में विटामिन्स है और यहाँ सूची 2 में हीनता से रोग है, मतलब कि विटामिन्स है और किस किस विटामिन की कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं। ये देखिए, इसे आप मिलाइए। ये देखिए, इसको बनाने का ये नियम है कि पहले आप ये जो विटामिन्स है इसके से कौन कौन से रोग किसके कमी से होते हैं, इसको पहले मैच कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये देखिए इससे कौन ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसको मिलाने के लिए सबसे पहले आप इसे मिलाइए। ये देखिए, जो विटामिन ए है इसकी कमी से, ये विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है। ये देखिए, ये जो है इसके ये दृष्टिहीनता होती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में अगर इस तरह क्या है तो आप इससे मिलाने के बाद ऑप्शंस में मिलाएंगे तो आपके सही होंगे। और ये जो है विटामिन B1 है, तो विटामिन बी से आपको होती है बेरी बेरी। और जो विटामिन सी है इससे तो आपको मालूम होगा, इससे स्कर्वी रोग होते हैं। ये देखिए, और ये जो विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेट्स होते हैं। ये देखिए, ये तो इसके अनुसार ये ऑप्शन सही मैच कर रहे हैं, तो इस तरह से ये सही हो गए। इसके बारे में वैसे मैं बता दूं कि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है, इसके कारण क्या होती है? कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देने लगता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई भी देना बंद हो जाता है। ये रतौंधी के लक्षण होते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या क्या होते हैं और उनके क्या लक्षण मैं बता दूं कि विटामिन बी जो है उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और दुर्बल, इससे क्या होता है? दुर्बल मांसपेशियां हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में भी कमी हो जाती है। ये लक्षण होते हैं बेरी बेरी के। और विटामिन सी के बारे में बता दूं कि इसकी कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, मसूड़ों से जैसे खून निकलना या घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सब जो रोग हैं ये इसके ये लक्षण है कि यानी आपके शरीर में या हमारे शरीर में इस तरह के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, तो विटामिन सी की कमी हो रही है। अच्छा, विटामिन डी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि विटामिन डी की कमी से रिटेक्स होता है, इससे अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारियाँ थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये असत्य को घेर देंगे। इस पर देखिए हम लोग फंस रहे हैं। जब आप सत्य को ध्यान देंगे तभी आपके आंसर सही आएंगे, और जब असत्य पर ध्यान देंगे तभी आपके आंसर सही आएंगे। तो ये बहुत समझिए कि एक बहुत बड़ा ट्रिक है, इस तरह से सर्किल बना करके करना। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये असत्य है, तो असत्य है तो इसमें आप चुनिए, इसके सही जवाब होंगे। ये देखिए बी, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। अभी मैंने आपको बताया है, आप अगर जानते होंगे तो अभी बात को सुने हैं तो आप अभी जान रहे होंगे, और जो जानते होंगे उसकी बहुत अच्छी बात है। तो विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। तो इसलिए यहाँ पे असत्य पूछा है। इस बात पे अगर आप ध्यान देंगे तभी ये आंसर सही हो पाएगा। अगर आप इसे सत्य पढ़कर इसे बना लेते तो ये गलत हो जाएंगे। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस तरह के युग्म बहुत आते हैं, तो इसे आपको विचार करना है। इसे भी मिलाइए। इसमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले इसे मिला लीजिएगा और उसके बाद ऑप्शंस को देखिएगा, और जब इस पर ये जो आपके मैच करेंगे उससे जब आप ऑप्शन देखिएगा तो ये सही होंगे। तो ये हमारे कुछ खनिज के बारे में है और उससे संबंधित रोग के बारे में है। और ये देखिए यहाँ इसके ऑप्शंस है, इसे मिलाइए।
यहाँ इसे मिलाएंगे। इसका सही जवाब है 1 और ये 2। ये देखिए ये इसके सही जवाब है। ये जो 1 है और ये 2 है, ये दोनों इसके सही है विचार, क्योंकि यहाँ पर युग्म को सुलेमित करना था, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं इससे और ये नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाला रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेगा है रोग होता है और गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। लोह की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। तो ये कुछ बातें थी। देखिए फ्रेंड, मैं इसीलिए कहती हूँ कि मेरे बातों को सुनियो, क्योंकि मैंने जब अभी इसके बारे में बताया तो कई क्वेश्चन बता दिए, जैसे कि अभाज्यजन्य रोग कब होते हैं, तो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। उसके बाद दंत क्षय रोग किसके कारण होते हैं, तो कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, तो घेघा रोग होता है। इस तरह की बातें मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में है, लेकिन मैंने इस तरह की कई बातें कही। तो इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरी बातों में भी कई क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। तो ये साइंस है, इसमें तो ये सब के बारे में होता है। देखिए मानव में जो धीमी गति से वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है। ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज़ कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि इसका किस किस फ्रेंड्स ने मेरे सही जवाब दिए हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसके कॉपी पेन ले करके बैठे और उसके सही आंसर आप अपने कॉपी पर टिक करते रहें और मेरे आंसर से मिलाएं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोगों के कितने आंसर सही मिले। जिनके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सही आते हैं, इसका मतलब है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिनके कम आते हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नमिता कुमारी ऑलवेज आप लोग के साथ हूँ। आप लोग को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम और समस्या हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछिए। तो ये इसका प्रोटीन, ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु से वस्त्र तक से। तो ये देखिए तागा यानी धागा जिसको कहते हैं पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इस तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात पर ध्यान देना, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हमें सही से ध्यान देने पर आंसर सही होते हैं और नहीं ध्यान देने पर गलत हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन कितने बन रहे हैं कि तंतुओं से मिलकर क्या बनता है, तो धागा बनते हैं पतले। और इसके बारे में ये कौन सा आंसर सही है, तो इसका सही जवाब है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो इस बात पर ध्यान देने से ये सही आंसर होते हैं। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ ताकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये गलतियाँ करें एग्जाम के दौरान। तो तागा यानी धागा जिसे कहते हैं अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहा जाता है। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट या याक के बालों से प्राप्त होती है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी ये तंतु के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये देखिए विचार करना है, आप इन पर विचार करना है। ये देखिए आप इसे ध्यान से देखें, उसके बाद इसके ऑप्शंस पर सही करें। ये देखिए यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि उपयुक्त तंतुओं में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। यहाँ उदाहरण पूछा जा रहा है कि इस पर विचार कीजिए और इस पर कौन है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये
पॉलिस्टर, ये हो गया लॉयलन और ये हो गया रेशम। ये जो तीनों है इसके उदाहरण है। ये देखिए, ये और ये तो पैरेक्स है, ये नहीं होंगे, और ये पॉलिस्टर होंगे, लाइलन होते हैं, और ये एक्रिलिक होंगे। ये देखिए, ये 3 होंगे, तो यहाँ पर आंसर सही होंगे बी, 2, 3, 4। इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे देखिए कि मैंने अभी ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि कपास, जूट, रेशम और ऊन के तंतु प्राप्त किस जंतु से, पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अच्छा, रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिसका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिस्टर, लॉयलन, एक्रिलिक जो एक कपड़ा टाइप का होता है, और ये सब तंतु के उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर 2, 3 और 4 इसके सही आंसर होंगे। हमारा ये क्वेश्चन वस्तुओं के समूह से है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। इसके बारे में क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है। ये देखिए, इस पर विचार करना है। ये देखिए, इसका सही जवाब है ये सी। इसके बारे में ये सही जवाब है सी। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये जो कौन कौन से ये चीज़ है, ये विलय होते हैं। तो कुछ पदार्थ जो है गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसी पदार्थ जल में विलय पदार्थ गैस कहलाते हैं, जिसमें आ जाते हैं ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय होने वाले मतलब मिलने वाले होते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलय कहलाते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब पानी में मिट्टी का तेल डाला जाता है तो वो मिलते नहीं हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ भी विचार करना है। देखिए, यहाँ विचार करना है और यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी है। ये देखिए, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। तो इसके बारे मतलब कि अर्थ होता है कि जिसके आर पार देखा जा सके। तो इसी के बारे में यहाँ पर विचार करना है। इसके आंसर आप बताइए। चलिए, मैं इसका सही जवाब आपको बता दूं। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट से देखा जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसकी आर पार नहीं देखा जाता उसे अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसकी आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ट्रांसलूसेंट यानी हाथ की हथेली तथा तेल लगा कागज पारभासी होता है। हमारा ये क्वेश्चन पदार्थों के पृथक्करण से है। तो ये देखिए, पदार्थों के पृथक्करण जिसे हम लोग सेपरेशन कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ विचार करना है। 1, 2, 3 आपके सामने है। निष्पावन मतलब होता है विनोइंग, और निशांतरण मतलब होता है डिकेटेशन, और निस्पंदन मतलब होता है फिल्टरेशन। उपयुक्त में कौन सा पृथक्करण की विधि या विधियां हैं, इस बात पर ध्यान देना है। तो ये देखिए, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। इसका सही जवाब 5 सेकंड के अंदर आप लोग कोशिश कीजिए देने का। अगर टाइम लगता है तो पॉज कर सकते हैं, लेकिन हाँ फ्रेंड, कोशिश कीजिए 5 सेकंड में ही देने का। इसका सही जवाब डी। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जो ये निष्पावन, निशांतरण और निस्पंदन तीनों ही जो है मिश्रण में अपने अवयवों को पृथक्करण की ये तीनों ही विधियां होती है। इसके अतिरिक्त हस्तचयन जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं, उसके चालन जिसे
इंग्लिश में सेविंग कहेंगे, और अपसाधन जिसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, और अवयवों के पृथक्करण जिसे इवोपेरेशन कहते हैं, कि कुछ अन्य ये भी विधियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, सही नहीं है पे फोकस करना है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए मैं इसका सही जवाब बता दूं, बी होगा ये, क्योंकि ये नहीं है। यहाँ देखिए ये जो 3 है ये तीनों सही है और ये नहीं पर है, इसलिए मैं कहती हूँ बार बार सत्य असत्य, हाँ ना, सही गलत पर ध्यान देना। यहाँ नहीं है तो इस बात पर ध्यान देते हुए इसे बनाना है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये इसके बारे में कुछ बता दूं कि चालन प्रक्रिया में चलनी, जिसे छलनी कहा जाता है, छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चाल कर अलग कर दिया जाता है। अधिक महीन और सुधियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्पंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रणों के कणों का मापन में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों की तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसाधन कहते हैं। अपसाधित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इस तरह से ये तीनों मतलब कि सही और बी इसके गलत है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है जल विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इसके बारे में विलयन के मतलब क्या कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पर बताना है। इसका सही जवाब है संतृप्त विलयन। ये देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभाव पूछ रहा है कि उस पर क्या पड़ता है, तो इसका सही जवाब है बढ़ती है। इसके बारे में बता दूं, विलयन का तापमान जो है बढ़ने से उसकी विलयता बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर ये सही है। ये क्वेश्चन है हमारे चारों ओर के परिवर्तन चैप्टर से है, तो इसके बारे में बता दूं। औजार में लोहे के फलक में बने बलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बलय में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। इसके बारे में देखिए, इसमें कौन सा परिवर्तन होता है। इसका सही जवाब है उसका आकार बड़ा हो जाता है, ये इसके करेक्ट आंसर है। इसके बारे में क्यों होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। औजारों में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को बलय में फंसाने के लिए बलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, अर्थात समझिए फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसे जोड़ देता है, यानी जब बलय ठंडा हो जाता है तो वह सिकुड़ जाता है, जिससे वह हत्थे को कस कर पकड़ लेता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार यहाँ करना है, उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है डी, केवल 3 और 4।
डी क्यों होगा इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता है। गुब्बारे का फटना तथा दूध का दही बनना ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर के बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार जो द्वारा मिट्टी के बर्तनों की भट्टी में सेकने के बाद किए गए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ उत्क्रमित के बारे में कुछ था कि कौन कौन से किए जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखिए जो 1 और 2 है, गुब्बारे का फटना और दही का जमना केमिकल चेंज है, और नमक का पानी में घुलना और कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना फिजिकल चेंज है। ये हमारा क्वेश्चन है पौधों को जानिए से। तो पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरे एनसीईआरटी के 6 क्लास के बुक को साइंस के कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। ये देखिए नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य का सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा आप इसे पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो आपका ही फायदा है। 5-5 मिनट पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा देर से लेकिन सही आप पूरे 6 क्लास को कवर कर लें। ये देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है, ये देखिए इसका सही जवाब डी, केवल 5। ये देखिए ये 4 ये चूँकि नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए ये 1 2 3 4 ये जो चारों हैं ये चारों सही हैं। नहीं में उत्तर पूछा जा रहा है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ सही उत्तर पूछ रहा है जरूर, लेकिन यहाँ कर विभिन्न भागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है में, तो ये 5 नंबर जो है मूलांकुर ये सही नहीं है, इसलिए ये सही होंगे। इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता दूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के डिटेल्स बताती रह रही हूँ। ब्राह्मदल, पंखुड़ी, पुकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। पराशकोश और तंतु पुकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलाकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ, हर वीडियो में कह रही हूँ कि नहीं है या है, सही है पे फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे ये लगता है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार ये बात याद दिलाती हूँ ताकि आप लोगों से फ्रेंड्स गलती ना हो। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूँ। ये देखिए इसका आंसर सही है डी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ये देखिए नहीं है, तो बाकी तो ये 3 है ना, तो ये नहीं है। तो इसके बारे में ये क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है क्योंकि जो है पत्तियाँ वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल से निष्कासित करती है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, तने 2 तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ कथन पर यहाँ विचार करने कह रहे हैं, ये बात तो आप देख ही रहे हैं, और यहाँ पे सही पूछ रहा है। ये देखिए, तो यहाँ कथन ये 1 और 2 ये क्या दोनों सही हैं? आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा कॉपी पर। आप लोग के अनुसार कमेंट्स करके बताइएगा कि किन किन ने इसके सही माने हैं या किसने इसके गलत माने हैं या केवल एक माने हैं। तो ठीक है, मैं इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है दोनों क्यों सही है, तो क्योंकि जो है ये कार्य किस तना उपरोक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर भी होते हैं, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जड़ों के संदर्भ में यहाँ कथन पर विचार करना है और ये कथन सही पे विचार करना है।
दिशा में या गलत पर, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे सही में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सर्किल बना लेंगे। इससे हमें ये फोकस हो गया कि हमें सही ढूंढना है। तो ये देखिए, ये कथन को आप ध्यान से देखें। 5 सेकंड के टाइम में ये केवल एक ए सही है। क्यों सही है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। क्योंकि जो है जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है। ये देखिए, नहीं है आगे, कभी सत्य कभी असत्य, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते, आएंगे ही आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इसमें कौन सही आंसर है। ये देखिए, इसका सही जवाब है आलू। क्यों है, तो आलू जो है, आलू एक तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियो की जड़ें हैं। ये हमें खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। ये देखिए, कौन सी आवश्यक है। 5 सेकंड का टाइम है, सही आंसर बताइए। इसका सही जवाब है सी। क्योंकि इसके बारे में बता दूं, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अनंतः पौधे के विभिन्न भाग में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। हमारा ये क्वेश्चन शरीर में गति से है। तो यहाँ कूट है, ये देखिए, इसे कूट को मिलाना ABC। सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित करना है और सूचियों में दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। ये देखिए, सही उत्तर का चयन करना कि इसमें सही कौन है। ये देखिए, यहाँ इसके ऑप्शंस कूट में ABC हैं, यहाँ D, यहाँ ऑप्शन है। तो इसे बनाने के लिए, इस कूट का उत्तर, सही उत्तर चयन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे मिलाना है। ये देखिए, इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये जो है धुरान ग्रंथि, जिसे हम लोग पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, और उसके बाद है अचल संधि, जिसे हम लोग फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। उसके बाद है कुदक खल्लिका, जिसे हम लोग वॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं, और उसके बाद है हिंज संधि, जिसे हम लोग हिंग जॉइंट कहते हैं। और इसकी ये जो विशेषता है, यहाँ सेकेंड में सूची में यहाँ पे विशेषता पर बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है पाइवोटल जॉइंट, ये यहाँ से मिलेंगे। ये जो है, ये 2 नंबर पे मिलते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली ये संधि है, जिसे पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। उसके बाद है ये अचल संधि, जिसे फिक्स जॉइंट कहते हैं। ये देखिए, यहाँ इससे मिलते हैं, जिसे गति न करने वाली संधि कहते हैं। और उसके बाद ये कुदुक खल्लिका, जिसे हम लोग बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और ये देखिए, ये है यहाँ, इसकी विशेषता है कि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली है ये। और उसके बाद है हिंज संधि, जिसे हिग जॉइंट कहते हैं। इसके है विशेषता ये देखिए, इसकी विशेषता है कि एक दिशा में गति करने वाले के। इस तरह से पहले आप क्वेश्चन पे मैच करें और उसके बाद ऑप्शंस पे जाएं। ये देखिए, ऑप्शंस पे जाएं और सही आंसर ये डी है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स बता दूं। ये जो देखिए, अस्थि बोन जो होता है, वे उपस्थित कार्टिलेज मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियां होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरान संधि कहते हैं। और
जो गति नहीं करती है, हिल नहीं सकती है, ये अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। कदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे और कूल्हे की संधियां होती है, ये सभी दिशाओं में गति करती है। हिंज संधि कोहनी और घुटनों की संधियों में होती है, ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। और कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं, उन्हें जिन्हें मोड़ा जा सके, उन्हें उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए कान की अस्थि शरीर की संधियों में भी उपस्थिति इसकी पाई जाती है। तो ये थे इसके आंसर, और ये इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथनों पर विचार करना है और किस संदर्भ में करना है, सही के संदर्भ में करना है। तो कथन को आप पढ़ें और विचार करें। इसका सही आंसर है केवल एक। इसके बारे में आपको बता दूं कि क्योंकि यह पेशी केवल खींच सकती है, यह थक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े के एकांतरित कर्म में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। उगल की दूसरी पेशी शिथिल होकर के लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। इस अवस्था में अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए जब यह शिथिल हो जाती है, वो पेशी से सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी जो होती है वह शिथिल हो जाती है। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारियाँ थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंचुए की शरीर रचना बहुउपयोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ नहीं पर ध्यान दीजिए। मैं सत्य असत्य का बार बार इस टाइप का क्वेश्चन रखी हूँ, क्योंकि आप लोग ये जो बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर आप फंसे नहीं और फिर जाने समझे। मैं बार बार वही बात कहूँगी कि हूबहू ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरी बातों को भी ध्यान से सुने और उस तरह से आप कहीं भी नहीं फंसेंगे फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसके सही अच्छे से आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, आप इसका आंसर अब तक आप लोगों ने अपने कॉपी पे टिक कर लिया होगा। मैं बता दूं, इसका सही आंसर है ए। केचुल का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां शीर्ण एवं असंख्य होती है। इसके बारे में भी आपको बता दूं कि केचुल के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती है। ये पेशियां इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायक होती हैं। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुआ गति करता है। केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। उसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिसमें पौधे को फायदा होता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी फ्रेंड्स। मैं बहुत मेहनत करके पूरी एनसीईआरटी के 6 क्लास के कक्षा के लेसन को कवर करते हुए काफ़ी इंटरनेट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ और उसके सारे डिटेल्स बता रही हूँ आपको, जैसा कि आप खुद ही सुन रहे हैं। तो आपका भी फ्रेंड फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है। ज्ञान बांटने की चीज़ है। हम लोग जितना ही इस ज्ञान को बांटेंगे उतना ही लोगों तक पहुंचेगा। और ख़ास करके तो महिलाएं, क्योंकि वो महिलाएं जो घर में रहती है, लड़के तो हैं कि कहीं भी जाकर के कोचिंग में या कहीं जाके लॉज में रहकर पढ़ लेते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उन्हें कहीं जाकर कोचिंग करना या कहीं ग्रुप पे फ्रेंड्स के साथ पढ़ने जाना, ये सब संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें घर के भी काम, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बनाई ताकि कम से कम वे महिलाएं जो घर में रहकर कंपटीशन की तैयारी करती हैं वो इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक उन्हें लाभ हो। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब करेंगे तभी सबों के बीच ये वीडियो जाएंगे। और अगर किसी का भी कंपटीशन निकल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज़ है। हम लोग जितना बांटते हैं उतना वो बढ़ता है। तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। बस आप लोग मेहनत कीजिए और खूब ध्यान से स्टडी कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलती है।
तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसका सही जवाब है बी। इसके क्यों ये बी है इसके बारे में बता दूं कि केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और ये कथन कौन से सही है उस पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर है, 5 सेकंड के टाइम में जवाब दीजिए, ए। ये क्यों है इसके बारे में बता दूं कि घोघा का कवक इसका ब्राहा कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकल होता है और यह घोघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोघे के साथ खींचता चला जाता है। घोघे के पाद या जो पैर होते हैं एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते, जो दृढ़ पेशियों के बने होते। घोघा अपने इसी पेशीय जो पैर होते इसी की सहायता से चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। यहाँ पर भी सूची है और यहाँ इसे सुलिमित करना है। ये देखिए, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, इसमें हम लोग जो ये तिलचट्टा है उसके बारे में, तो ये तिलचट्टा है, ये इसका शरीर कठोर और ब्राहा कंकाल द्वारा ढका होता है ये। और उसके बाद जो पक्षी है, तो पक्षी है इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। और ये जो मछली है ये इसका शरीर धारा रेखीय होता है, ये देखिए। और जो ये सूर्य है इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो इसलिए अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये देखिए ध्यान से, इसका ए सही है। तो इसलिए जो सर्प है उसके जो शरीर है अनेक वलय में मुड़ा होता है। तिलचट्टे का शरीर जो है कठोर ब्राहा कंकाल से बना होता है, ढका होता है, और कंकाल विभिन्न एको पर के जो संधियां है उससे बनता है और इसकी सहायता से वह एड़ियों से चलने और उड़ने का काम करता है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है जिसके कारण अस्थियां हल्की मजबूत होती है और यह रूपांतरित होकर के पक्षी के पंख से यह बनती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी इसकी आकृति होती है, धारा रेखीय यह कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनकर जल में तैरती है। सर्प जो है उसका मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण तथा असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हैं और भूमि वलयाकार गति से वह करता हुआ आगे फिसलता जाता है। तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी। ये क्वेश्चन 9वां लेसन से सजीव और उसके परिवेश से है। ये देखिए, पौधों और जीवों में अनुकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथनों पर विचार करना है और ये क्या सही है इस पर विचार करना है। ये देखिए, जो ये अनुकूलन है जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर सही में करना है। तो आप इसे देखें, इसे ध्यान से और इसके सही करें। इसका सही आंसर 5 सेकंड में जवाब दें, ए सही है। क्यों है इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो है अनुकलन अल्पकाल में नहीं होता है। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधे व जीवों के अनुकूलन होने से संबंधित होता है। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने और सहज होने के कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन प्रयाकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ सही है देखना है। तो ये आप इसके बारे में कथन को सही देखें। ये देखिए 1 2 3 ये 3 कथन है, इसमें सही को चूज करना है। तो सही है, अब तक आप लोगों ने टिक कर लिया होगा ए। 1 और 2 सही है। ये क्यों सही है इसके बारे में बता दूं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक हैं। इन्हें
कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उन्हें अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर विचार करना सत्य के संदर्भ में, तो आप विचार कीजिए। यहाँ आपके पास ये देखिए तीनों है, ये देखिए तीनों फ्रेंड्स सही हैं, क्योंकि जो है ऊंट उपस्थित उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक जीवित, मतलब कई दिनों तक रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। और इसे विचार करना, ये देखिए नहीं के संदर्भ में, ये देखिए इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। चलिए 5 सेकंड के अंदर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। मैं आंसर बता दूं, सी 2 और 3 इसका नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बता दूं कि मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, जो मैंने पहले भी बताया। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं को शरीर भी धारी रेखीय होता है, परंतु स्क्विड्स और ऑक्टोपस जैसी समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारी रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारी रेखीय बना लेते हैं। ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और यहाँ देखिए विचार करना है किस संदर्भ में, तो नहीं के संदर्भ में। ये देखिए ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, इनमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते। तो किन में नहीं होते ये देखना है। इसका सही जवाब है सी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्टोपस के जल में श्वसन के लिए गिल होते हैं, जिसे क्लोम भी कहा जाता है। गिल स्क्विड और मछलियों में होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल में जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासादार अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भर लेते हैं। नेक्स्ट है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। ये देखिए नागफनी में किस भाग में होता है। सही जवाब है तने में। ये देखिए तने में क्यों होती है। नागफनी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें कि नागफनी जो है एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधा बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। इससे पत्ती में होने वाले बाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आ जाती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो ये कुछ नागफनी के बारे में बातें थी। नेक्स्ट है हमारा, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया में अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। 5 सेकंड आप लोग आंसर टिक कीजिए कॉपी पे। सही जवाब है बी, क्योंकि पौधे के श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः इसकी पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियां सूक्ष्म रेशों द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। ये देखिए 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। सही जवाब है डी, क्योंकि इसके बारे में बोल दूँ, श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। ये सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन को श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण के लिए गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन का कारण बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, यहाँ विचार करना है और ये लक्षण है यहाँ, तो लक्षण को देखना है। इसका सही जवाब है ये देखिए डी, क्योंकि ब्राहा वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई जिसे गुलबंदी कहते हैं कि पौधे पत्तियों को छूने से अचानक मुरझा जाती है, यह पौधे उद्दीपन की प्रक्रिया का ही उदाहरण है। प्रजनन पौधे व जंतु दोनों में होता है, परंतु दोनों में प्रजनन के तरीके भिन्न होते हैं। गति और दूरियां का मापन, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? उम्मीद आप सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा मीटर। देखिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मानकों के एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कहते हैं, जिसे एसआई मात्रक कहते हैं। इसका लंबाई एसआई मात्रक मीटर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसे सही में विचार करना है। तो युग्म को आप देखिए, ये देखिए इसका सही जवाब है ए। इसके बारे में बता दूं, वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति में होता है तो इसे गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी प्रकार की गति करती है तो उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्यतः झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि जो गति है आवर्ती गति के उदाहरण हैं। ये हमारा प्रकाश एवं छाए एवं परावर्तन से है। व्यक्ति वस्तुओं को देखा जाता है जब 5 सेकंड का टाइम है, आपको अधिक समय से चाहिए तो पॉज कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता दूं सी। इसके बारे में आपको व्यक्ति वस्तु को तभी देख सकता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ये घटनाएं किस संदर्भ में है। ये देखिए, दर्पण में प्रतिबिंबित बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक है? इसका सही जवाब है बी। ये देखिए बी। नेक्स्ट, बिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। विद्युत तथा परिपथ, ये देखिए इस लेसन से है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये सही के संदर्भ में करना है, तो आप विचार कीजिए। इसका सही जवाब डी। इसके बारे में बता दूं कि विद्युत सेल में विद्युत अपने संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होता है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये देखिए विचार करना है और इसके उदाहरण के बारे में देखना है। इसका सही जवाब है सी। इसके बारे में, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है ये विद्युत रोधक कहलाते हैं। थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक है, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन में है। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कथन पर विचार करना है। ये देखिए इसका सही जवाब है बी। चुंबक के बारे में आपको बता दूं कि मैग्नेटाइट और प्राकृतिक चुंबक होता है एक, इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल से संबंधित है, लेसन से है। चलिए इस पर विचार कीजिए। इसके सही जवाब है सी,
तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जल वाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। नेक्स्ट है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जल चक्र के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसका सही जवाब है सी। वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है जिससे बादल बनते हैं। ये जल वर्षा, ओले और हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाता है। अंतिम चरण में ये जल नदियाँ व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है, इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। ये क्वेश्चन हमारे चारों ओर वायु से है। ये देखिए, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विचार करना है और सही पे विचार करना है। तो इसका सही जवाब है सी। मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि समय वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हो सकता है आप लोग बोर होने लगे हों, लेकिन प्लीज़ बोर मत होइए, क्योंकि ये पढ़ाई की चीज़ है। इसे आप जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं भी इतने देर से काफ़ी बोल रही हूँ, तो थोड़ा जो मैं मेहनत करूँ तो थोड़े फ्रेंड्स आप भी मेहनत करें। आप यकीन नहीं जानेंगे, इसलिए मैं रात को मैं बैठ कर इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बता दूं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तो इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 78% से बनता है, जबकि शेष 1% जो है वो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल कण में होते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड कचरा संग्रहण एवं निपटन से है। तो ये 6 क्लास के लास्ट लेसन से है साइंस का। तो इसमें वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इस लाल केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सही है ये बताइए। इसमें सही के बारे में बताना है, तो आप इसे देखें। ये देखिए आपके सामने है। इसका सही जवाब है सी। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि से वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं। इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे ग्रिजट कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। अंडे की छिलके अथवा समुद्री शंख या सीप का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। तो ये फ्रेंड मैंने बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चंस लिए। तो ये फ्रेंड्स मैंने पूरे एनसीईआरटी के 6 क्लास के पूरे इंटरनल क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख करके मैंने समझ करके बनाए हैं। और इसमें इतने ही क्वेश्चन नहीं है, और मैंने बहुत सारे बातें जो बताई है वो भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके पूरे 1 घंटे का ये वीडियो बनाया है। वैसे मैं फ्रेंड इस समय अब वीडियो बना रही हूँ, मैंने काफ़ी थोड़ा लंबा बनाया, लेकिन मैं चाही कि बार बार थोड़े थोड़े देखने से अच्छा है कि आप एक बार देखो और पूरे को देखो। आप एनसीईआरटी के बुक को पूरी तरह से स्टडी करो, और उसके बाद इस क्वेश्चंस को आप आंसर को बनाएंगे तो आपके पूरे आंसर सही आएंगे। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मैं फिर बनाऊंगी। तो प्लीज़ आज जाते जाते बस एक बार और कहूँगी कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से थोड़ा टाइम निकाल कर तो आप ये नहीं समझ कि मेरा वीडियो बनाना ही काम है। नहीं, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मुझे काम बहुत सारे रहते हैं, लेकिन पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके ज्ञान बांटना, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान जितना बांटो बढ़ता है। कुछ न कुछ तो दान करना ही चाहिए, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वो पैसे का दान हो, चाहे वो वस्त्र का दान हो। हम जितना करते हैं हमारे अंदर उतनी ही अच्छाइयाँ बढ़ती है। ये सब भी हमारे जीवन के बहुत कहिए कि महत्वपूर्ण पहलू है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ओके, बाय फ्रेंड्स।